चलिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें देख ली थी। आपका कल हिंदी का है तो शाम की अगर रख लीजिए क्लासेस है क्लास एटमॉस्फेरिक इंडक्शन कंप्लीट कर देंगे। इनका आइडिया दे रहे नहीं रखते वो सही जस्ट आइडिया ले रहे। अच्छा और शाम की मैथ्स की रखेंगे तो KV1 की। नो प्रॉब्लम। अच्छा हिंदी पढ़ना है आपको? ओके चलो। Now see, as per ऑन कर लीजिएगा, as per Ohm's law, V is equals to IR, so R is equals to V by I। ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रेजिस्टेंस of a conductor is ratio of potential difference applied to the electric current flowing through it। रेजिस्टेंस क्या है? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हर्डल ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस एंड इट इज मेजर्ड इन ओम। ये किस पे मेजर किया जाता है कि कितना कौन हर्डल कर रहा है। रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हर्डल भी कह सकते हैं या इम्पीडेंस। हिंदी में इसको प्रतिबाधा कहते हैं। हर्डल ऑफर्ड, किस पर ऑफर बोलो? ऑफर्ड या ऑब्स्ट्रक्शन, कि कितना किसी के फ्लो में कितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन किया जा सके, वही तो हर्डल होता है। ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इट इज मेजर्ड, किसमें मेजर किया जाएगा? इन ओम। ओम इसकी यूनिट होती है। मेटल्स हैव लीस्ट रेजिस्टेंस, एलॉयज आर हैविंग 100 टाइम्स मोर रेजिस्टेंस होगा और इंसुलेटर का जो होगा बहुत ज़्यादा ही होगा, मिलियंस टाइम्स मोर होगा। तो ये समझ में आ गया बात है कि नहीं? मेटल में लीस्ट रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इटसेल्फ किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज R is proportional to L। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, R is inversely proportional to 1 by 8। Temperature, that is if temperature increases then resistance increases। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? If temperature increases, resistance and nature of material, चार चीजों पे निर्भर करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, ऐसा हम लोगों ने देखा। कहने का मतलब है रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? रो एल बाई ए, जहाँ पर पहली बात तो राशि आर किसके प्रोपोर्शनल है?
L by A, और अगर हम रो लगा दें तो वो उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, रो L by A, where rho is the proportionality constant and it is called resistivity of material, where rho is resistive, ये यहाँ proportionality constant है। Constant and is called resistivity या specific resistance of material, ये बात हो जाएगी। अब देखिए जो रो है उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, रो का भी एक फार्मूला बन सकता है, यहाँ ले जाओ ए को इधर, R A by L, if A is equals to 1 meter square, L is equals to 1 meter, तो रो क्या हो जाएगा R into 1 और अपॉन 1, इन दोनों को 1 1 रख दो, तो इससे रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी R। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफाइन करने के लिए बस हमने लिखा कि फॉर ए मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो सकता है, ऑफ यूनिट लेंथ and unit cross section, whatever is its resistance is called, इसे क्या कहेंगे, resistivity of, या ये कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज, अदिति, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल, क्योंकि दोनों की यूनिट अलग अलग है, ये ओम है ये ओम मीटर, तो न्यूमेरिकली वर्ड अच्छा रहेगा। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस फॉर एनी मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी डेफिनेशन है। रेजिस्टिव, हाँ, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट पर्टिकुलर, वो जरूर लिखना है, ये इसमें भी लिखना होगा, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल to its resistance of unit length and unit cross sectional area। एट ए गिवन टाइम, आए वही चीज जो सरल गणित कर लो। कुछ भी ना लिखना चाहो, इफ लेंथ ऑफ मटेरियल इज 1 मीटर, इफ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, देन व्हाटएवर इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटेंस ना बने, अच्छी बात है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखो जरा रो का यूनिट ऑफ रो, it is unit of R into unit of A upon unit of L, that is ohm into meter square by meter, ये क्या हो जाएगा ओम मीटर। यहाँ पे हर्डल जो उसकी प्रतिबाधा है या इम्पीडेंस, अब आगे देखो, साथ साथ चलो, तुम अभी वहां पे हो, ऐसा कैसे कर रहे हो, समझ कैसे पाओगे, तुम वहां हो हम यहाँ, ऐसे तुम फॉलो ही कर पाओगे, सिर्फ उतारना हाथ लगेगा, इतनी बात हो गई, ये चीज़ गड़बड़ हो जाती है ना पढ़ाई में, वहाँ हो अब यहाँ थोड़ा एक स्टेप में चल जाता है, फिर सुनती रहो देखते रहो, इतनी बात हो गई। इट इज ओम
मीटर। अब आगे देखो, रेजिस्टिविटी, दो अलग अलग चीज बता रहे हैं। दैट इज, अगर मैं कहूं तो कंडक्टिविटी इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन resistivity, that is sigma is 1 by rho and conductance is 1 upon resistance, G is equals to 1 by R। दो अलग अलग चीज बताइए। कंडक्टिविटी किसके इक्वल है? रेजिस्टिविटी ज्यादा है। जैसे रेजिस्टिविटी है, किसी भी मटेरियल में कितना ऑफर कर रहा है, अगर बहुत रेजिस्टिविटी है तो उसकी कंडक्टिविटी, बस उसका उल्टा कर दो तो कंडक्टिविटी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। मतलब उसमें 1 बाई जो भी वैल्यू हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है, और मैं आपसे पूछूं बताइए इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, तो 1 अपॉन उसकी वैल्यू लिख दो, वो उसकी कंडक्टिविटी यानी वो उतना कंडक्ट करेगी। समझ में आ गई बात की नहीं? तो इसका मतलब है कि अगर आपको बाधा देखनी है तो रेजिस्टिविटी देखो, और ये देखना है कि कौन कितना अच्छा फ्लो कराता है, तो क्या देखो? कंडक्टिविटी देखो। आगे की बात देखिए। नाउ चलिए, अब देखिए कि कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टिविटी। एलॉयज कितनी रखेंगे? अब एलॉयज का भी देखो, 100 to 1000 टाइम्स मोर, 100 से 100 से 1000 टाइम्स मोर रेजिस्टिव। इससे कंडक्टर से ज्यादा ही इसमें रेजिस्टेंस होता है। और जबकि इंसुलेटर की कितनी होती है, तो इंसुलेटर लकड़ी 10 to the power 18 to 10 to the power 24 टाइम्स, और 22 इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टाइम्स। कंडक्टर्स। अब इसका मतलब समझो, ये क्या लिखा है, सही है? पहले कंडक्टर की रेजिस्टिविटी देखो, टेबल निकालो, चार्ट। तो रेजिस्टिविटी का चार्ट है कंडक्टर, क्या होती है? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो रेजिस्ट इंसुलेटर ही करते हैं। लकड़ी में भला क्या करंट, कंडक्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी कम होती है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, 10 to the power 14 ओम, बहुत कम, 4-5 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और इसमें मिलियंस। तो उस जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे। सबसे कम इसमें तुम छोटा भी सेल लगा दो तो क्या हो जाएगा, कॉपर वायर में लगा दो एक सेल, यहाँ से और तुम छू गर्म लगने लगे, आराम से जाएगा। लेकिन लकड़ी में 10,000 वोल्ट भी लगा दो तो चार्ज सही लगता है। अब वो चीज़ हम समझ रहे हैं, रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो, करंट फ्लो कहाँ कर पाएगा। अब आगे देखो, कंडक्टर कौन कौन से दिए हैं? सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसका कितना देखा था, कल देख दिया था, कितना ओम मीटर है, और इसका कितना, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, इतना कोई इशू नहीं है। जबकि एल्यूमिनियम का इससे कितना गुना ज़्यादा है, 1.5 गुना ज़्यादा है, 2.63 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। इन दोनों वैल्यूज़ को तो याद रखना ही पड़ेगा, ये बहुत जगह दी नहीं जाती। टंगस्टन की देखो, टंगस्टन इससे 5
1.20, सिर्फ 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन बल्ब में इसका यूज हो रहा है। ये भी कंडक्टर नहीं तो आ रहा, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उससे एक हीट पैदा हो जाती है, बल्ब में रोशनी होने लगती है। अब आगे देखो, निकिल है, आयरन है। आयरन देखो 6 गुना है, क्रोमियम कितना ज़्यादा है, क्रोमियम 10 गुना है। अच्छा मरकरी को देखिए जरा, मरकरी तो 80 टाइम्स है। इसीलिए कहा जाता है, जब आपको मेटल का बताया जाता है कि मरकरी इज ए बैड कंडक्टर, ऐसा पहले लिखा जाता है एक्सेप्शन में, मेटल के एक्सेप्शन, उतना अच्छा कंडक्टर। तो वहीं मरकरी का देख लो, और मरकरी के ऊपर क्या लिखा है, क्रोमियम है। मरकरी के नीचे भी देखो मेटल है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। देखो 94, कितने ज़्यादा गुना हो गया। और मैंगनीज का भी देखो, मैंगनीज तो 184 हो गया। अब कितने गुना हो गया, 100 गुना। -6 है, माइनस वही उसी कॉलम में लिख दिया तो कंपेयर कर पाओगे, ये ज़्यादा ठीक लगेगा। क्योंकि मैंने 184 लिखा, चाहो तो इसमें -2 लगा दो तो 1.84 हो जाए, है ना। तो पता तो चल रहा है ना आपको, 100 गुना ज़्यादा है, 100 से भी ज़्यादा गुना ज़्यादा। तो अब एलॉय में देखो, एलॉयज में क्या है, कॉन्स्टेंटन। ये सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि कॉन्स्टेंटन किसका है, दैट इज कॉपर प्लस निकेल। कॉन्स्टेंटन में मैंगानीन किसका, कॉपर है। इससे कुछ हिंट नहीं मिल रहा है कॉन्स्टेंटन में, कॉपर और निकेल याद ही रखना पड़ेगा। जबकि मैंगानीन में क्या है, कॉपर प्लस Mn, Mn से मैंगनीज होता है, मैंग, और Ni से निकिल। कॉपर तो सब में एसेंशियल हाई है, तो प्लस क्या है, निकिल। कॉपर तो रहेगा, हाँ तो कर दिया ना, इसी को तो किया है। इसको हमने क्या कर दिया, -8 कर दिया, 184 कर दिया। देखो 1.84 है और 10⁻⁻6 है। मैंने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 184 आ गया, 100 से डिवाइड किया तो 10⁻⁻6। तो चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो वही रहती कि नहीं। जब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 184, और यहाँ 100 से डिवाइड कर दो। इससे तुम्हें ये ऑर्डर मिल गया कि इसकी तुलना में ये 100 गुना ज़्यादा है। उसी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और साइंटिफिक नोटेशन भी हो गया, सही है। अब देखो इस कॉपर सब में है कॉन्स्टेंटन, तो उसमें निकिल है, जबकि मैंगनीज प्लस निकिल, तो मैंगनीज प्लस निकिल है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसमें क्या है, सभी क्वेश्चन एमसीक्यू। अगला देखो नाइक्रोम में क्या होगा, कुछ हिंट मिल रहा है। नाइक्रोम में बताया गया निकिल मुख्य है, क्रोमियम, निकिल भी आ गया, क्रोमियम भी आ गया, और क्या होगा, नाइक्रोम, मैंगनीज हो गया और Fe। थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है, बाकी तो नहीं मिल रहा है। निकिल क्रोमियम मिल रहा है, मैंगनीज का चाहे M ले लीजिए, बाकी Fe में होगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं। अब एलॉय की जरा रेजिस्टिविटी देखिए, एलॉय की रेजिस्टिविटी पहले कॉन्स्टेंटन की देखो 4900 into 10⁻⁻6। मैंगनीज ज़्यादा अच्छा कंडक्टर हो या फिर कॉन्स्टेंटन। अब एलॉय, जो एलॉय है ना, ये क्या है, ये इससे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो हम, और दबाव का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए। कितने गुना ज़्यादा बताओ, लगभग 1000 गुना। तो ये 1 है और ये 5000, समझ में आई बात कि नहीं, 1000 गुना ज़्यादा। ये 100 गुना ज़्यादा था और ये कितना हो गया, अच्छा। और ये देखिए मैंगानीन, मैंगानीन क्या है, 4400 into 10⁻⁻1 ओमीटर। और तीसरा कौन सा है, 100 है, तो 100 में 2 जीरो और लगा दो, 10,000 into 10⁻⁻1 ओमीटर। अच्छा ये बताइए कि ये यूज
करना ठीक रहेगा दीदी आपके हिसाब से कि कांस्टेंट है? ऊपर वाले ऊपर वाले ये बता, इन्होंने बता दिया कि एलॉयज आर प्रिफरेबल टू यूज ओवर टंगस्टन। क्यों बताया इन्होंने आदित्य ने? बिकॉज एलॉयज, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर कम ज्यादा होने पर भी एलॉय, आपको एक कल फार्मूला बताया था कि जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल होती है? बोलो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर बदलने पर ही बदल जाती है, लेकिन एलॉय के केस में ये चीज जीरो होती है, तो फिर ये वही रहेगी टेम्परेचर बदलने पर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये क्वेश्चन आपकी बुक में 2 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? व्हाई एलॉयज आर प्रिफरेबल ओवर टंगस्टन अदर कन्वेंशनल रेजिस्टर? बिकॉज विद वेरिएशन इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी, ये सब किसकी वैल्यूज है बताओ? रेजिस्टिविटी की किसमें वैल्यू है? ओम मीटर में कितने टेम्परेचर पर? सही है, तो क्या लिखेंगे? एलॉयज आर प्रिफरेबल टू बी यूज्ड ओवर टंगस्टन वायर बिकॉज एलॉय आर नॉन रस्टिंग केमिकली इनर्ट। तुमने देखा है एलॉय भी लोटी बाई के कभी जंग लगता है? एलॉय की कभी पीतल की घंटी होती है भगवान के मंदिर में, कितना पानी डाले जाए पीतल में जंग लगेगा कभी? एलॉय आर केमिकली इनर्ट, और टंगस्टन में जंग लग जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और साथ ही साथ ये टेम्परेचर बदलने पर भी इसकी रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। सही है, तो इसलिए हम एलॉयज को यूज करते हैं। और भी 4-5 चीजें क्वेश्चन आने पे बता दें। तो इसलिए अगली चीज क्या बताई कि एलॉयज आर प्रिफरेबल ओवर, किसके ऊपर बोलो? टंगस्टन। ऐसा क्यों है? एज एलॉयज क्या होते हैं? आर केमिकली इनर्ट। स्टील एक एलॉय, स्टेनलेस स्टील, उस पर पड़ा रहता है आपके वॉश बेसिन में, सब कुछ में पड़ा था, बर्तन किसमें पड़ा था? सिंक में। और सिंक में पड़ा रहता, कहीं कुछ उसमें डस्ट लगता है क्या? नहीं लगता है। सो एलॉयज आप कौन सी प्रॉपर्टी बताएंगे इसका? और केमिकली इनर्ट है, बात नहीं करो उससे, केमिकली इनर्ट। और दूसरी चीज क्या बताई बताओ? एंड देयर रेजिस्टिविटी डज नॉट वेरी विथ वेरिएशन इन टेम्परेचर। do not vary with variation in। अब आगे आ जाओ, इंसुलेटर के भी दिए, तो इंसुलेटर के आप खुद ही देख लो, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 14, काफ़ी ज़्यादा है। बुक को देखो, देख लीजिए उसको, आगे टू द पावर 14 तो बहुत ज़्यादा ही है। पेपर है, एबोनाइट है। एबोनाइट क्या होता है? आबनूस की लकड़ी है। एबोनाइट का हिंदी मतलब आबनूस है। इसी को अगर सिल्क पे आप करेंगे तो इस पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। एबोनाइट का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन है। इसका दूसरा नाम क्या है? देखो, एबोनाइट भी कहते हैं, आबनूस भी कहते हैं, हिंदी में आबनूस की लकड़ी कहते हैं, और इसी को इलेक्ट्रॉन, इसी के नाम से बस ये सी कर दिया, इसी से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि निगेटिवली चार्ज पड़ जाता है। जब इसको सिल्क पे रगड़ो तो कैसा चार्ज आता है? सही है। तो एबोनाइट एक इंसुलेटर है। सर को वो देख सकते हैं इसे कॉलर है क्या चीज है? हाँ, एबोनाइट देखो। सही। अब अगला देखो सर, कहने का मतलब है ये सब एलॉयज हैं। एलॉय कई चीज़ों से मिला के बनते हैं। तो एलॉयज जो होते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ये देखो, मान लीजिए ये देखिए,
ये नॉर्मल है, ये टंगस्टन के लिए रूचेरियम। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो टंगस्टन का ग्राफ कैसे चलता है, रेजिस्टिविटी का, ये ऐसे बढ़ती है। और जबकि एलॉय ले लो, दैट इज कॉन्स्टेंटन, तो कॉन्स्टेंटन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे रहेगा, रेजिस्टिविटी बदलेगी नहीं। तो बोलो तुम्हें ये ठीक लग रहा है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी ना बदले टेम्परेचर पे, वो तुम्हें अच्छा लगता है कि बदल जाए, बढ़ती चली जाए? ये तो गलत है ना। आपका प्रैक्टिकल के सारे रीडिंग ही गलत हो जाएंगे जैसे जैसे हीट अप होगा। इसमें टेम्परेचर बदलने पर भी ना लगे। और ये है टंगस्टन का, ये किसका है? बोलो बात समझ आई सुनील देवासी? तो इसलिए क्या चीज़ सही रहेगी? ऐसा मटेरियल जो एक ही जैसा रहे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा कि नहीं प्रैक्टिकल में। तो टेम्परेचर बढ़ाया लेकिन कॉन्स्टेंटन का रेजिस्टिविटी नहीं बदली, रेजिस्टिविटी नहीं बदली इसलिए रेजिस्टेंस नहीं बदला, और रेजिस्टेंस नहीं बदला तो V बाई आई का रेशो नहीं बदला। तो आपका ओम्स लॉ में बिल्कुल लीनियर ग्राफ बनेगा। फिर 5 वैल्यू नहीं निकलेगी जैसे उसमें निकली थी 5.33, 3.33 ऐसा कुछ निकली, तो वो नहीं निकलेगी। रेजिस्टिविटी नहीं बदली तो रेजिस्टेंस नहीं बदला, क्योंकि उसी पर बेस्ड है। रेजिस्टेंस नहीं बदला तो V बाई आई नहीं बदला। तो ओम्स लॉ में बिल्कुल लीनियर ग्राफ बना दे। ठीक है, आगे की बात देखिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 11.5, एग्जाम्पल 11.5 देखो कहाँ गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ का है, तो लेंथ दी है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, तो 26 ओम। लेंथ कितनी दी है, 1 मीटर दी है, और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर है, वो तो होना ही चाहिए, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर सारी बात करेंगे। आगे देखिए, इफ द डायामीटर ऑफ वायर, इसका डायामीटर क्या है, 0.3 mm। तो अगर इसका डायामीटर 0.3 mm है तो जस्मिता इसका रेडियस कितना होगा? बताइए। नहीं, निष्ठा आप बताओ। आप बोलो पलक, डायमीटर इतना है तो रेडियस कितना होगा? थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ बताओ। 3.3/2 कितना होगा, बता ही दो। 0.15 सही है। तो रेडियस इज इक्वल्स टू d/2। रेडियस कितना होगा? 0. तो पहले 0.3 mm है, mm को कल हम लोगों ने मीटर बदला था। कैन यू रिमेम्बर दिस? इसको मीटर बदलो, बोलो, इनटू सब पूछ के बता रही हो। तो 0.3, जरा सी चीज में भी अपनी अकल नहीं लगाते हो, चम्मच से तीर चाहिए। कल ही बताया था, 4 लोग बताते हैं तो बता रही हो, सही है। तो अभी कल बताया था जब mm से मीटर बनाया जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, 10⁻³ इस ट्रेंड को बदलिए, आपस में जो आपके बीच चलता है उनको बता दें उनको, उससे किसी का लाभ नहीं है, ये करप्ट कर देता है क्लास को। उसको दिमाग लगाने दो, सबको एलिवेट करना है, आगे बढ़ना है। हमारे जो 4 साल 5 साल पहले पढ़ाए बच्चे थे आज वो एक्सेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो जो क्लास यहाँ मिली थी उसने इतना मोटिवेट किया कि कोई जो कहीं भी बन रहा है डॉक्टर, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मोटिवेशन है। तो ये चीज़ आप, ये कल्चर अच्छा नहीं है किसी को बताने वाला। ये 10th में आप हैं तो बताने से क्या होगा, उसको दिमाग तो लगाने दो, रस्टेड हो जाएगा उसका दिमाग। उस हेल्प से क्या होगा, हम भी आपके बारे में जानते हैं, आप हमारे बारे में। कुछ नहीं बताओगे तो हम सिखा देंगे, अगल बगल वाले बता देंगे तो क्या सीख पाओगे, है बात कि नहीं? वो किससे किसी का भला नहीं। तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब हमारे पास क्या है, 0.3 × 10⁻³ मीटर और /2, तो इट इज इक्वल्स टू क्या है, /2 कर दिया। /2 में क्या होगा, देखो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद वाला अगर आप यूज़ करते हो डिजिट तो यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 1 लगाओ, तो डेसिमल के बाद आपने यूज़ कर दिया ना डिजिट, तो डेसिमल रखो, फिर 1 आ गया, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो 0 बढ़ाओ, तो कितना हो जाएगा, बोलो बात समझ आ गई। तो 0.15 × 10⁻³
रेडियस आ गया, आर है, एल है और स्मॉल आर है, रेडियस भी है, और हमें क्या चाहिए बताओ, रो। हमसे क्या पूछा गया है कि इस मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करिए। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी का जस्मिता फार्मूला बताइए। सही है, दैट इज आर ए बाई एल। आर कितना है 26। बोलो अगर किसी भी चीज का रेडियस पता हो तो क्या आप उसका एरिया निकाल सकते? एरिया का क्या फार्मूला हो बताओ, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेंथ कितनी दी है बताइए यहाँ से देख के, 1 मीटर। तो दिस इज 26 इंटू 3.14 और आर कितना है 0.15 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। 26 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो 3.14। ये मुझे बताओ जस्मिता 0.15 का स्क्वायर कितना होता है? अंकुर आज बताओ। 0.625। ये तो टैलेंटेड निकले, आप भी बताओ। किसके बोल रहे हो? बता दी। 25 का 0.0225। मतलब अब देखो डेसिमल की भी कितनी अच्छी अकाउंटिंग करनी है, हाँ कैसे हर चीज नहीं। तो और इनटू क्या हुआ, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी किया और इसका भी किया, so that is 10 to the power -6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, बहुत फेवरेबल क्वेश्चन। सही है, तो मैं समझ में आ गया अब तक क्या क्या किया। आर ए बाई आर एक ही जगह पाई आर स्क्वायर रख दिया और आर का बदलना देखो। अब इसमें ये चीज है, ओके। तो आप क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करो। 26 इंटू 3.14, 4 से करिए, 4 6 24, 1 से करो तो 26, 3 से करो तो 3 6 या 18, 3 2 6 और 7 4 6 8164 हो गया। 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो। अब इसमें मल्टीप्लाई करो 0.0225 मल्टीप्लाई करिए 5 से करो, 5 4 जा 25 6 जा 13, 5 1 is 5, 5 8 जा 40, 5 तो कर लीजिए, 2 से भी करिए तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 is 2 और 2 8 जा 16। फिर से करो 2 से, 16328, 16328। अब इस सबको जोड़ लो, दैट इज 0 0 8 8, एक कैरी भी आया, 16 17 18 19 9 आ गए, 8 2 16 फिर 1 आ गया कैरी, तो दैट इज 6 1 पॉइंट यही आया 1.84 आ गया। चलो जो भी आया 03 यही है, तो 1.8403 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। जरा अपने बुक से चेक करो 1.84 इसका रेजिस्टेंस है, ये यहीं देख लो। अभी आप लोग बोल रहे थे ना कि ये -2 इसमें डाल दो तो 1.84 हो जाए, तो ये पूछा गया वो मटेरियल कौन सा है, ये बुक में दिया 1.84 के ही टर्म्स में दिया, तो वो क्या है, द मटेरियल इज, इट इज मैंगनीज। 69 है ना, 69 आ रहा है, 69, so it is मैंगनीज। अब देखिए कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बस यही सवाल आता है और फिर मैंगनीज वाला ही आएगा, यही बस याद कर लो। एक सिल्वर कॉपर की, एक मैंगनीज की, याद रखो बस। आगे देखिए
मल्टीप्लिकेशन का और कोई तरीका नहीं है क्या, तब लेंदे जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तो कहाँ लेंदी है, तीन इसी का तो किया, ये तो आता ही नहीं इन्हीं चीज़ों को किया। और सरल क्या चाहिए, इतना तो 8 के बच्चे कर रहे हैं। वह वर्बल आता है क्या, वो सुडोकू सीखा है। ये नॉर्मल है, इसमें क्या है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11.6, एग्जाम्पल 11.6 देखो क्या कहा गया है। 4 ओम रजिस्टर, अगर हमने 4 ओम का रजिस्टर है और मैं इसको मोड़ दूं तो ये इसी के ऊपर ऐसे ही मुड़ जाए, डबल डॉन इट। इसको मैंने क्या किया है वही रजिस्टर, लेकिन मैंने उसी के ऊपर मोड़ दिया। क्या ऐसा करने पर इसकी लेंथ आधी हो जाएगी? आप एक वायर इसको मोड़ के इसी पे रख दिया, वायर को क्या किया, मोड़ के इसी पे रख दिया। तो अब ये फॉर्मल और ये क्या है, लेटर, सही है। अब देखो क्या ढूंढ रही हो, सही है, फॉर्मर एंड लेटर। तो इसमें इसकी लेंथ L है, लेकिन बाद में लेंथ कितनी हो गई, L/2। इसका एरिया A है, तो जब उसी के ऊपर डबल किया तो अब कितना एरिया हो गया, क्रॉस 2A हो गया, सही है। इसका इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, R इनिशियल, रो L/A, R1 लिख लो, पहले R1 ये था, अब कितना होगा R2। देखिए रो नहीं बदलेगा क्योंकि रो तो फिक्स है। सिल्वर का क्या रो बदल जाएगा, वो 1.62 जमाने से चला आ रहा है, आज भी वही है 1.62 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸ वो थोड़ी ना बदल जाएगा, तुम पलटो वल्टो कुछ भी करो, वो रेट है। ऊपर क्या लिखे हैं अंकुर राज और नीचे क्या लिखे हैं, ये तो वही तो आप बोलो, आप बोलो, L/, वो इस फॉर्मूले में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं तो वैल्यू पूछ रहा हूँ, वो अभी फॉर्मूले में स्ट्रगल कर रहे हैं, उस लेवल पर तो और जहाँ पूछा जा रहा है, सही है। और एरिया में क्या लिखोगे, 2A, ये चीज़ पूछी जा रही है, आप तो फार्मूला ही रिमेम्बर करने लगते हैं, सही है। यहाँ L है, अभी कितनी लेंथ हो गई, L/2 हो गई चक्करों पर, और एरिया कितना हो गया, सही है। अब देखो R2 कितना है, रो L/2 और डिवाइडेड बाई 2A, तो R2 कितना हो गया, रो L/2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2A। ये चीज पलट जाती है, तो पलटने में क्या हो गया, रो L/A तो लिख दो और इंटू 2 और 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ इस पूरे की वैल्यू कितनी दी है, रो L/A की, वहां से देख के बताओ, R1 है क्या, शुरू में तो L था, A था, तो R1 है कि नहीं, वही R1 यहाँ रख दो, तो क्या लिख देंगे बोलो, R1 इंटू 1/4। सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी, अगर तुमने उसी पे मोड़ दिया तो लेंथ आधी हो गई, लेंथ आधी हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और एरिया भी तुमने डबल कर दिया तो और कम हो गया, तो 1/4 हो गया रेजिस्टेंस। कितना हो गया, 1/4। जस्ट उसी बार को मोड़ देने से रेजिस्टेंस चौथाई हो जाता है, लेंथ ही आधी कर दी, इस वजह से भी कम हुआ रेजिस्टेंस और एरिया भी डबल हो गया। तो न्यू, हाँ बोलो, R1 की वैल्यू दी है तो वो भी रख देंगे। न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो, न्यू रेजिस्टेंस इज 1/4 ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। अब आपको ये दिया है कि R आगे कितना दिया, उसका रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम था, तो R2 कितना हो जाएगा, R1 की जगह क्या डाल दो, 4 ओम
और इंटू 1/4, तो R2 इज इक्वल टू 1/4 कितना होता है फोर्स का? 1 ओम हो गया। अब देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ये 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। किन किन फैक्टर पर? टेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मैंने कवर करा दिया है पहला वाला। चारों फैक्टर लिख देना, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन, करंट इजीली किस में से फ्लो करेगी? थिक वायर में से या थिन वायर में से? सो सेम मटेरियल है, सेम सोर्स भी है, दोनों को V से करा है, दोनों का सोर्स हमें नहीं बदला, दोनों में जो सेल है वो एक ही है, लेकिन करंट किस में ज़्यादा होगी? इफ हम जानते हैं कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस इज लेसर। ऐसा क्यों होगा? 1/A, ये तो जानते हैं। अच्छा ये बताओ V क्या होता है? IR। अगर R कम हो गया, V तो वही है, दोनों ही केस में V की वही वैल्यू है। तो अगर R कम हो गया तो I बढ़ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आप देख लो, आप कई तरीके से लिख सकते हो। 10 का मल्टीप्लाई 2 × 5 है, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और 10 का मल्टीप्लाई 10 × 1 भी है, ये कम होते ही बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फिक्स रखा है, वोल्टेज फिक्स है। तो रेजिस्टेंस कम हुआ तो क्या होगा बोलो? When resistance decreases, then current increases। ये कम कर दो तो ये बढ़ जाएगा, ये तो फिक्स है ना। सप्लाई सोर्स तो 220 है, ये कम करते जाओगे बढ़ता है। अब फिर क्या होगा? इवेंचुअली, और फिर क्या होगा? That is current increases। So from thick wire current flows more easily। इसलिए इसमें से जल्दी से, आसानी से फ्लो करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 करा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कल कर लिया था। कहा गया है बाय द टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एलॉय। तो ये जैसे मान लीजिए टोस्टर्स हैं, तो टोस्टर में भी कॉइल लगी होती है, ठीक है। टोस्टर में इसके अंदर ये एक कॉइल होती है, ये तो इस टोस्टर में जो कॉइल है, वो कॉइल किसकी बनी हुई होती है? एलॉय की। कह रहे टंगस्टन की नहीं बनाएंगे, एलॉय की बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? सो कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर and heaters are made of alloys। alloys की बनी होती as alloys have high melting point। alloys 4000 5000 तक तो ये मेल्ट ही नहीं होते। वैसे भी टंगस्टन का 3750 है, लेकिन alloy का 4200 तक जाता है और 500 डिग्री जाता है। टंगस्टन का कितना है आप वहाँ से देख सकते हैं, डब्ल्यू का लिखा हुआ होगा। तो लेकिन एलॉयज से क्या होता है? एलॉयज है ऑफ एलॉयज, पहली बात क्या बताई गई? एलॉयज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो दे हैव हाई वर्किंग टेम्परेचर। बहुत गर्म हो जाएगा तो भी पिघलेगा नहीं, क्या हो जाएगा? So their working temperature is high, working
टेम्परेचर इज हाई। दूसरी चीज, अब टोस्टर है तो उसमें घी होगा, सब कुछ होगा, लग भी सकता है, कभी अंदर भी जा सकता है, लेकिन ये केमिकली इनर्ट है। टंगस्टन होगा तो W2O5 बना देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीडाइज जो चीज हो जाती है वो डिकेई हो जाती है, फिर उसकी टेंशन। लोहे को ही देख लो, F2O3 जंग बन जाता है तो उसमें कुछ स्ट्रेंथ रह जाती है क्या? तो टंगस्टन जो वो चेरियम है तो उसमें डाई टंगस्टन और पेंटा ऑक्साइड बना दे तो क्या बचेगा? वो तो बस हाथ से ऐसे करो निकल गया टंगस्टन। सही है कि नहीं? तो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि एलॉय क्या होते हैं? दीज आर केमिकली इनर्ट एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज। सही, ज़्यादा अच्छा है। एलॉयज आर केमिकली इनर्ट एंड रासायनिक रूप से अक्रियाशील है एंड डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज। अगर तुम्हें एलॉयज का देखना है कि आप क्या करो, टंगस्टन को ऊपर से छोड़ो 4 मंजिल से, और एलॉय को, मैंगानीन को छोड़ो, उसी चीज को, टंगस्टन मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, डेंट पड़ जाएगा। लेकिन जो एलॉयज है दीज आर रोबस्ट इन नेचर। जैसे रशियन जहाज है ना, वो रोबस्ट है। 15 साल की लाइफ दी थी, 45 साल से हम लोग नहीं उड़ा रहे, कुछ नहीं है। रोबस्ट का क्या मतलब है? एलॉय, वो एलॉय का फार्मूला ही नहीं बता रहा है, इसीलिए हम लोग रशिया से खरीदे जा रहे हैं, सुखोई खरीदे जा रहे हैं। वो एलॉय का फार्मूला बता दे तो सब कुछ तैयार है, बस एलॉय का फार्मूला भाई। तो ये कैसे होते हैं? रोबस्ट मतलब, रोबस्ट का मतलब है किसी को ठोको पीटो कुछ ना हो उसको, तो गिराओ। एलॉय का टोस्टर 10 बार ऐसे हिलाओ डुलाओ, कुछ नहीं होगा उसको। रोबस्ट है। तो ये कैसे है बताइए? रोबस्ट, उनको कुछ नहीं होता। समझ में आई बात कि नहीं? तो एलॉयज आर रोबस्ट इन नेचर, सो कैन बी रफली यूज्ड। इसलिए इनको कैसा किया जा सकता है? रफ यूज करो। सो कैन बी रफली यूज। और चौथी चीज अभी अभी बताई कि विद टेम्परेचर। चौथी चीज जस्मिता क्या बताई, बताओ? दैट मीन्स इट्स रेजिस्टिविटी। ठीक है, रिमेन रिटेन, ये कांस्टेंट बनी रहती है, डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। सही है? तो चौथी चीज है कि देयर रेजिस्टिविटी। यही एक सवाल बिल्कुल यही आपके एक्सरसाइज में है, ये रिपीट कर दीजिए। So, अब लिखो, alloys are standard resistor। ये कैसे रजिस्टर है? स्टैंडर्ड Resistors as its resistivity does not change, it does not vary with temperature। टेम्परेचर के साथ ये बदलती नहीं है, ये सारी चीजें हैं। 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन है, यूज द डेटा विच एमंग आयरन एंड मर्करी इज बेस्ट कंडक्टर। चेक करो, मर्करी तो बेकार ही है, 5वें नंबर पर है, 6ठे पे 1 2 3 4 5 6 8 पर आ रहा है, और आयरन 1 2 3 4 6ठे पे। आयरन हैज लो रेजिस्टिविटी than mercury, so iron is better। सही है? क्योंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। Which material is best conductor? Silver is बेस्ट कंडक्टर। क्यों बेस्ट कंडक्टर है? क्योंकि कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। एज
conductivity is reciprocal. जितनी रेजिस्टिविटी कम सुनील उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो वो भी एक प्रॉपर्टी, कौन अच्छी कंडक्टिविटी है, वो ज़्यादा कंडक्टिविटी हो तो ज़्यादा कंडक्ट करेगा, बस एक वैल्यू है और कुछ नहीं, बस वो वैल्यू है, मिल जाएगी। रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दे, बड़ी वैल्यू मिलेगी तो बड़ी कंडक्टिविटी तो बड़ी ज़्यादा कंडक्ट करेगी, यही बात है बस, सही है। तो इसलिए सिल्वर। अब आगे देखो एक्सरसाइजेस में आइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्सरसाइज। इसमें बताया गया है एक कॉपर वायर हैज डायामीटर, तो जसमीता इसका डायामीटर कितना दिया, तो क्या आप मुझे बताएंगी कि अगर इसका डायामीटर 0.5 mm है तो आप इसे पहले तो मीटर में बदलो, सही 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। एक काम और करो, अब इसका रेडियस बताओ। राजश्री बताओ, रेडियस बताओ। टू से डिवाइड करना है बस, इसमें क्या सही है, बस 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज d/2। तो बताओ 2 से 0.5 को डिवाइड करोगे तो कैसे होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद का डिजिट यूज करो तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 2 से करो, 2 2 जा 1 आ गया, डेसिमल लगा तो 0 लगा दो। अच्छा बताया आपने, सही है। तो 0.5/2 तो कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। और क्या क्या चीजें दी हैं, रेजिस्टिविटी कितनी दी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इंद्रजीत ये किसकी रेजिस्टिविटी होती है, तो सिल्वर के बारे में बात हो रही है। अब आगे देखो, व्हाट विल बी, फिर इसने लेकिन प्रॉपर लिख दिया क्वेश्चन, जो भी लिखा तो यही है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक, उसे 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, कितना चाहिए, तो कह रहा है कितनी लेंथ लें कि 10 ओम रेजिस्टेंस बन जाए। लेंथ बड़ी लेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो 3 चीजें दे रहा है, R दे रहा है, रो दे रहा है, L ये दे रहा है। तो आप मुझे बताइए कि R इज इक्वल्स टू, अंकुर राज क्या फार्मूला होता है, सही है, रो L/A। सभी जगह वैल्यू प्लेस करो, जहाँ जो करो। 1.6 इंटू यहाँ लिखो, 10 ओम 10 लिख दिया। चलिए और बोलिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 -8 आगे बोलिए, इंटू L फाइंड करना तो L अपॉन, हाँ तो नहीं बता रहे, वंदना बताओ, अच्छा बताओ, यहाँ भी बोलो। याद रहा, देखो पिछले सवाल बड़ी बात है, उन्होंने एरिया के लिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि सरोज ये जानती है नहीं, क्यों वंदना, तारीफ करनी होगी कि नहीं, कि πr², नहीं वैल्यू थोड़ी ना रखनी आर की, क्या ए और आर एक होता है क्या, यही चीज याद रखिए। तो क्या लिखने बोलो, πr²। अब इसमें वैल्यू तो देखिए 10 is equal to 1.6 into 10⁻⁻8 into L 3.14, और R यहाँ से उठा के रख दो, 0.25 into 10⁻⁻6 स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, कुछ लोग भूल जाते हैं, तो
तो गलत हो जाएगा। ये स्क्वायर लगाना, पाई आर स्क्वायर रख दिया, आर निकालो, पाई आर स्क्वायर करना। इन दोनों में से एक सवाल तो आता ही आता है 3 नंबर का, तो बस ये दो तो पक्का तैयार करके जाना। मतलब एरिया है ना, ये तो एरिया है, तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस, आपने रेडियस निकाल लिया तो उसके बाद एरिया भी तो निकालना पड़ेगा। ये इसका है, ठीक है। अब देखो प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आगे की बात करो, देखो ये 10 है, ये चीज जो नीचे की है राजश्री वो ऊपर जाएगी, और जो ऊपर की है वो नीचे आएगी। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप मुझे 0.25 का स्क्वायर बता दीजिए। बोलो इसका स्क्वायर बताओ। 0.0625 आप बोलो। 0.0625 सही है, देखो बहुत बड़ी बात है, इन्होंने बताया 0.25 इंटू 0.25। सबसे पहले इन्होंने इस बात को देखा कि 4 डिजिट पहले जीरो लगेंगे, आपने 3 ही डिजिट पहले लगाया। इस बात की काउंटिंग आप भूल गई आप, 2 डिजिट इसके 2 डिजिट इसके, तो 0.062 4 डिजिट पहले। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करो 31.4 और क्या लिखोगे 0.625, और ये -3 इंटू -3 कितना हुआ -6, 1.6। और ये चीज है 10 टू द पावर -8, अब ऊपर जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करो ऊपर ऊपर वाला 1.960 याद है 31 नहीं तो है, अगर 0.6 लेते तो सही बता रहे हैं 1.96। और भी कुछ है क्या 250, और ये -6 + 8 नीचे की पावर ऊपर कर दी, और 1.6 ये L हो गया। अब चेक करिए, ठीक है, तो 1.6 के लिए भी एक यहाँ पर देखो क्या करो, एक 10 लगा दो, ये कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो इसे लिखो 196250 और इसे लिखो 16। तो बोलो इसके लिए क्या होगा 10 डेसिमल हटा तो ऊपर 0 बढ़ा, और यहाँ 5 डिजिट पहले, तो यहाँ क्या लगाएंगे 50 और इंटू 10 टू द पावर 2। यहाँ तक बात समझ आ गई। देखो 5 डिजिट पहले, तो 5 0 इसके लगाए, इसका ऊपर 1 लगा दिया। अच्छा ये 3 0 मिलके क्या इसके 3 0 कट कर देंगे, सही है, 3 0 ऊपर है और 3 0 पर, 1 0 और कट जाएगा, 1 0 और कट कर दो। अब कितना हो गया 160, तो 19625 अपॉन 160, इसको 5 से कट करो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 5 3 जा 15, 45, 5 9 जा 45, और 5 2 जा 10, 5 5 जा 20। अब नहीं करेगा, सही है। अब 32 से करो, 32 तो कितना बच गया 72, 32 2 जा 64, तो 8 85 3 बार नहीं जाएगा, तो 72 दैट इज 13 डेसिमल लगा दो, 4 बार 64 आएगा ना, 64 64 आ गया, तो 21 अभी कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 7 बार ही ले लो, 7 2 40, 7 2 21, लगभग बराबर ही आ रहा है, नहीं थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आप इतना भी लिख दें चलेगा। 122, अच्छा 122.5 पीछे दिया, लेकिन हमारे में 6 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी हो गई, कितना दिया पीछे 122.7,
इतना आ गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी चाहिए? नीडेड 10 ओम का रेजिस्टेंस 122 बहुत है, पूरा एक रोल तैयार हो जाएगा। 100 मीटर तो बहुत होता है नहीं। वन लेंथ ऑफ वायर नीडेड इज 122.7 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। Why is tungsten exclusively used? अब टंगस्टन की बात कर रहा हूं। देखो ये इनकैंडिसेंसी कितने टेम्परेचर पर होती है? 2000 डिग्री। 2000 हो जाएगा तो रेड हॉट हो जाएगा। कितना सर, क्या बोला आपने? मतलब किसी की जो रक्त तप्तता कितने टेम्परेचर पर होती है? कोई भी चीज रेड हॉट। इनकैंडिसेंसी 2000 डिग्री पर हो तो रेड हॉट हो जाता है और उतने में लाइट जल जाती है। अच्छा, किसी भी बल्ब के अंदर क्या भरी होती है गैस बोलो? हीलियम। टंगस्टन का भी यूज होता है और बल्ब कोई हिलाने तो जा नहीं रहा है। देखो टोस्टर में भी कुछ चीजें यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पर बल्ब का एक बार लग गया तो कोई हिलाएगा क्या उसको? तो यूज एक बार हो गया तो हो गया। इसको रोबस्ट की क्या जरूरत है? बल्ब को जरूरत है क्या रोबस्ट की? और बोलो क्या ये कोई केमिकली रिएक्ट करने जा रहा है? हीलियम तो खुद ही इनर्ट है, हमने हीलियम भर दी। तो पूछा जा रहा है इसके अंदर जो यूज किया जा रहा है टंगस्टन या वुचेरियम क्या यूज किया जा रहा है? ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट 3750 डिग्री सेल्सियस। सही है, तो उसका पहले का आंसर लिखो। टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑल्सो इट्स रेजिस्टिविटी कैसी है? Is high, so it is used in bulb. अच्छा, it is sufficiently ductile to be converted into wire. बहुत पतले पतले फिलामेंट है देखें बल्ब में, छोटे छोटे, तो डक्टाइल अच्छा है। Also it is its ductility is good, जिसके तार ड्रॉ किए जा सकें, whose wire can be drawn, that is known as ductility. So it is also, ठीक है, sufficiently ductile to be drawn into wire. So इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3720 डिग्री 6750। वैसे लिख दीजिए, ये इतना लीजिए लिखना है। हाँ अलग कर दो, हलवाई हाँ ये ना sufficiently ductile, also its resistivity is high, so it is used in bulb. रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा है, इसकी तन्यता भी ज़्यादा है, डक्टिलिटी भी ज़्यादा है और इसका गलनांक भी ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट। तीनों चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से हम टंगस्टन यूज़ करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिया है, देखो ये वहीं से फिर से दे दिया एलॉय का। पी पार्ट क्या कवर कर दिया हमने? चेक करो, पी तो वही है जो अभी पढ़ाया। सही है। अब हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। उधर से बंद करवा के इधर वाले की सही हवा। चलो आगे की बात देखो।
ना ये टॉपिक अभी स्कोरिंग टॉपिक है जो आ गया है। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। नाउ अब देखिए resistance, if there are a number of resistance then they can be connected in many combination, बहुत तरीके से वो कनेक्ट किए जा सकते हैं, either in series और in parallel और in mixed combination। तीन तरीके के हैं, ठीक है, एक श्रेणी क्रम, एक समानांतर क्रम और एक मिश्रित प्रतिरोध क्रम, तीन अलग अलग हैं। रेजिस्टेंस को क्या किया जा सकता है, ठीक है, देखो एक नंबर ऑफ रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन डिफरेंट वेज, जिससे कि हम उनसे डिजायर्ड रिजल्ट पा सकें। पहला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा क्या है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, मान लीजिए एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसा 3 रजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए, एक एमीटर लगा दिया, कुछ एक दो सेल लगा दिए, एक भी लगा सकते हो, इन्होंने तो बहुत सारे लगाए हैं। डायग्राम देख लो 12.6, देख लो 11.6, कई भी लगा सकते हैं, ऐसे लगा दो और एक ही लगा दो। अब देखिए ऐसा कनेक्शन किया जाए, इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, रजिस्टर्स कैसे कनेक्ट कर दिए जाए, एंड टू एंड, उनसे क्या कहेंगे, then it is called सीरीज कॉम्बिनेशन। सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होगा, किसी का 10 ओम, किसी का 5 ओम, किसी का 2 ओम, तो अलग अलग है। हम 3 रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, 3 रजिस्टर्स का कोर्स में है। सो इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड टू और भी हो सकते हैं, 3 का पढ़ा है, कितने का भी कर लो, एंड टू एंड, देन इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको श्रेणी कम कहते हैं। जैसे हम लोगों के घर में झालर आती है ना, झालर दीपावली की आती है, तो पूरा एक के बाद एक लड़ी सब जुड़े ही तो रहते हैं, बल्ब ऐसे जोड़ के लगा दो तो ये है ऐसा। तो अब ये हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर घर में भी है तो तुम्हारे घर में मान लीजिए बल्ब है, तो ये बल्ब इसका एक एंड, फिर दूसरा बल्ब लो, तो ये सारे कनेक्ट कर दिए जाए, इसको इससे कनेक्ट कर दो और फिर इससे किसको कनेक्ट कर दो, अगले वाले से। इस कनेक्शन को क्या कहेंगे। अब फिर तीनों, हर एक में तो 2 वायर होते हैं ना, जब कोई भी चीज़ आप लाते हो उसमें 2 तो टर्मिनल होंगे, बस एक लाइन से एक का उसमें करो, फिर उसका इसमें करो, जोड़ते चले जाओ, 2 एंड होंगे, बस जोड़ते चले जाओ, तो उसको क्या कहेंगे। अब पूरी माला तैयार कर लो, तो उसे क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये करंट चल रही, प्लस से चलेगी, ओके। ये बताओ अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, या 2-2 वोल्ट के 6 वोल्ट की ले लो, 3 बैटरी ले लो, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 6 वोल्ट है, तो ये हाईएस्ट है। यहाँ पे 6 वोल्ट माना जाए, इसे 0, क्योंकि टोटल 6 वोल्ट दे के भेजेगा, 2 वोल्ट देगा ये इसको, तो ये पूछेगा अरे कहाँ से आ रहे हो, पीछे से आ रहे, लो 2 हमसे भी ले जाओ, पर कूलम को 2 जूल। वोल्ट का मतलब क्या होता है बोलो, जूल पर कूलम। जब पीछे से ये 2 वोल्ट लेके आएगा, ये बोलेगा हम भी तुम्हारे पापा है, लो
ले जाओ ईद के लिए पैसा ले जाओ, फिर और आगे चलेगा, अरे हमसे भी ले जाओ लो। तो जब यहाँ से निकलेगा 6 जूल लेके निकलेगा पर कूलम। कूलम तो तुम जानते ही हो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है, उतने कूलम। तो इसके 3 पापास हैं और उन सबसे पैसा लेके निकलेगा। कोई भी संरक्षक या गार्जियन है, तीनों से पैसा लेके निकलेगा। अब ये जब आगे जाएगा यहाँ तक 6 वोल्ट, यहाँ तक 6 वोल्ट। एमीटर कुछ नहीं करता, सिर्फ वो ऑब्जर्व करता है, इसका 0 रेजिस्टेंस होता है, एमीटर किसी पे हस्तक्षेप नहीं करता, ये बस अपना ऑब्जर्व करेगा। 6 वोल्ट यहाँ तक भी कितना आया बोलो। अब ये यहाँ से यहाँ तक 3 दुकानें हैं, उसे हर दुकान से हो के ही जाना, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से जा रहा वहाँ 3 दुकानें हैं, दुकान वाला कहेगा कि रोड बंद है, हमारे यहाँ से गुजर के जाओ, उसी दुकान से ही जाना, सही है, हर्डल है ना उसका। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं खर्च कर सकता है, क्योंकि उसको आगे भी तो जाना है ना। तो मान लीजिए इसने कहा कि ठीक है हम थोड़ा यहाँ खर्च कर रहे हैं 4.5 वोल्ट। इसने यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया, मतलब कितना पैसा। वास्तव में वोल्ट तो जूल ही है हर कूलम के लिए, इसने 1.5 जूल इसमें ड्रॉप कर दिया, जूल पर कूलम 1.5 वोल्ट ड्रॉप कर दिया। अगली दुकान पे गया, अगली दुकान पे उसने कहा कि हम यहाँ पर, यहाँ तो 1.5 वोल्ट ड्रॉप किया, यहाँ इसने कहा मैं 3 वोल्ट ड्रॉप करूँगा, ये अच्छी महंगी दुकान है। तो अब कितना बच जाएगा बोलो, 3 अगर ड्रॉप हो 1.5 वोल्ट। अब यहाँ पे, यहाँ इसको पूरा ही खत्म करना है, तो अब ये 0 वोल्ट है, तो बोलो यहाँ कितना ड्रॉप हुआ 1.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद फिर इसका सब खत्म हो गया। सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, द सेल पोटेंशियल इज, ये सेल पोटेंशियल, द सेल पोटेंशियल is equal to the sum of potential drops across individual resistors। जो सेल का पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, सेल का पोटेंशियल सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, जो अलग अलग उसने ड्रॉप किया, थोड़ा पैसा यहाँ निकाला थोड़ा वहाँ, तो ड्रॉप ही तो कर रहा है। सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो भी रजिस्टर्स हैं, यही इसका की फार्मूला है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ पोटेंशियल। मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर ये देखिए, सो यहाँ पर ये V है, ये V है, और ये V1 यहाँ पे ड्रॉप है। ये पहला वोल्ट मीटर जो तुमने लगाया ना, ये कितनी रीडिंग दे रहा है, ये सिर्फ यही तो बताता है ड्रॉप कितना है। तो जो पहला लगाया, एक इसके अक्रॉस भी लगा लो और एक इसके अक्रॉस भी लगा लो, तीनों वोल्ट मीटर अपनी अपनी रीडिंग दे देंगे, उसी से पता चलेगा। तो इससे V1 की रीडिंग आई, इससे किसकी आई, V3 की रीडिंग आई, तीनों पे ड्रॉप हुआ। वास्तव में जितना घर से लेके निकलेगा वही तो ड्रॉप करेगा, अपनी तरफ से कहाँ से करेगा। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। जो हम लेके निकलेंगे वो जगह जगह गिराएंगे, फिर हरा जाएंगे। दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेल पोटेंशियल। ये जो चीज है इसका क्या नाम है, सेल पोटेंशियल। इसी को टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हो। सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ये जो रजिस्टर्स। अब देखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अंकुरा जितनी बात तुमको समझ में आएगी, जो है जितना है 6 वोल्ट, उसे 6 वोल्ट खर्च करना। अच्छा, इस चीज को कहते क्या हो, लॉ ऑफ पोटेंशियल। ये चीज है। अब बताइए, मान लीजिए ये 10 ओम है, ये 15 ओम है और ये 20 ओम है, सही है। अलग अलग रजिस्टर है, रेजिस्टेंस हर्डल। ये मुझे बताओगे कि इस वाले में ज्यादा करंट फ्लो करेगी कि इस वाले में कि इस वाले में।
किसमें सबसे ज्यादा करंट, अंकुराज आप बताइए, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, बताओ। इसमें करंट ज़्यादा फ्लो हाँ, करेगा। ये पूछेगा। 10 सर एक मिनट 20 ओम। 20 ओम में। हाँ बोलो सर, क्या बोलो? 10 वोल्ट। हाँ बोलो। करेक्ट। बोल रहे हैं कि सर सर्किट एक है तो कहाँ अलग अलग करंट फ्लो करेगी? बोले पीछे से कम आया था फिर अचानक कानपुर में ज्यादा पानी हो गया, पहाड़ से तो कम निकला था और इलाहाबाद में और ज्यादा हो गया, कलकत्ता में सबसे कम हो गया। कहाँ गया पानी? ये टैलेंट बहुत बड़ी बात है। समझो 10th में इतना अच्छा अप्लाई करे कौन करता है, बहुत बड़ी बात है। जो पहले दिन का इनको याद रह गया कि इन ए सिंगल सर्किट, वहां से पीछे 4 बाइक हो गए, बाइकर आते हैं 1000 बाइकर हो गए, जन्म ले लिए होंगे बीच में, फिर 3 हो गए। ये बेसिक चीज जानते हैं, इनको कोई डिफाइन नहीं करता। समझ आई बात कि नहीं? इन ए सिंगल सर्किट जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो थोड़ी ना बदल जाएंगे। सो इन एनी सर्किट करंट डज नॉट चेंज। सब में एक ही करंट होगी। अगर बहुत हर्डल लगाए जाएंगे तो डिटरमाइन कर देगा सर कि कहाँ कहाँ हर्डल है, कितनी करंट भेजनी है, उसी हिसाब से वो ब्रो करेगा, वो वही बात जाती रहेगी। सही है? ये भी नहीं कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन यहाँ जा जाके इकट्ठा हो गया फिर कॉपर गिरने लग गया, ऐसा होगा क्या? नहीं, यहाँ इकट्ठा हो गया धूल, एक कुछ कटोरी लगा दो कॉपर, ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरीके से एज इन सर्किट, ठीक है, क्या होगा? सर्किट करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स। किसी एक सर्किट में या क्लोज्ड पाथ में क्या होता है? करंट इज सेम। तो कहने का मतलब है कि अगर ये 3 रजिस्टर्स हैं तो इन सभी रजिस्टर्स में ये देखो, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस और इसमें भी करंट आई और इसमें भी, बोलो क्या करंट होगी? और इसमें भी कितनी करंट होगी? चाहे कुछ भी तुम 10 लगाओ 100 लगाओ, करंट सब में एक ही होगी। जो पीछे से पानी आ रहा है वही बहते बहते जाए। और इसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा? यहाँ एक एमीटर लगा और वो एमीटर ये बता देगा कि क्या करंट हो, यहीं पे रीडिंग मिल जाएगी। ये चीज होगी। सो इन एनी सर्किट करंट थ्रू ऑल रजिस्टर्स, तो इसमें करंट होगी। करंट डज नॉट वेरी फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर। करंट थ्रू ऑल रजिस्टर्स इज सेम। तो देखो मैंने दिखा भी दिया, सब में आई आई जा रही, यहाँ भी आई है। इट इज कॉल्ड सर्किट करंट। इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड सर्किट करंट। तो ये परिपथ विद्युत धारा कही जाएगी। अच्छा ये V है, बाकी तो मैंने दिखाई दिया है। ये V1 बोला है, ये क्या बोला है? V2 बोला। ये चीज कहाँ से पता चलेगी? ये जो आपने 3 वोल्ट मीटर लगाए हैं थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ प्लस माइनस भी लगेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि मैंने यहाँ पर प्लग 6 वोल्ट लगाया, सही है, और मुझे 2 एम्पियर की करंट मिल गई। 6 वोल्ट लगाया, तो क्या आप मुझे बताएंगे इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना रहा होगा? इसका क्या प्रभाव रहा कि 2 एम्पियर का? बता दीजिए। बोलो, कुछ इन लोगों ने मिलजुल के कुछ काम किया होगा, आप मुझे बताइए कितना रहा होगा इसका रेजिस्टेंस? बताओ। 25। करेक्ट। जैसे इन्होंने बताया कि सर R इज इक्वल टू V, भाई आज ये सब यही बता रहे हैं, ठीक है, बड़ी बात है। आदित्य इन्होंने तुरंत बोला कि 6/2 कर दिया और 3 ओम बता दिया। बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात नहीं? इन्होंने कैसे बता दिया? बोले सर जो भी रेजिस्टेंस है कुछ भी हो। सर कॉल आ रहा है नाम से। इसको हटाओ फिर, नहीं तो फिर वीडियो ही खराब हो जाएगा। गया मिस कॉल। अब इसको कुछ कर सकते हैं क्या? चला जाएगा ना? चल रहा वीडियो। गया? नहीं वीडियो चल रहा है तो चलो। यहाँ तक बात समझ आ गई?
मेरा कहने का मतलब है कि आदित्य कह रहे हैं सर अगर आप एक सिंगल रजिस्टर भी लगा देते, कितने का बोलो, ये आदित्य नहीं कहा है कि सर अगर आप 3 ओम का भी लगा देते ना तो वही करंट होती कि ना होती। चेक कर लो, देखो ये 6 वोल्ट है और तुम 3 का लगाओ तो जरा V इज इक्वल टू आई आर करके देखो कितनी करंट आई, करके देखो कितनी आई बोलो। 2 एम्पियर आ गए कि नहीं। अब हम देखेंगे तुल्यांक प्रतिरोध क्या होता है। व्हाट डज इट मीन बाय इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, वही बोलेंगे जो आदित्य ने बोला, वो हम बाद में करेंगे। आप ये समझिए कि इफ ए ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल रजिस्टर, ठीक है, सो दैट द सर्किट करंट, जो सर्किट करंट है, इट गिव्स द सेम सर्किट करंट विथ सेम सेल पोटेंशियल, तो उसको इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कहा जाएगा। अगर मैं एक ग्रुप ऑफ रजिस्टर है तो मैं उसको बदल दूं, हमें नहीं मालूम कितनी वैल्यू होगी, लेकिन उसको एक सिंगल से बदला तो जा ही सकता है कि हमें वही करंट मिले, तो दैट इज ए सिंगल रजिस्टर विच गिव्स, वो जो क्या करे, सेम करंट विथ सेम सेल पोटेंशियल। इफ सिंगल रजिस्टर रिप्लेसेस ए ग्रुप ऑफ रजिस्टर, सिंगल रजिस्टर क्या करे, ग्रुप ऑफ रजिस्टर को हटा के सिंगल लगाओ, 10 होंगे, 10 कनेक्शन होंगे, सोल्डरिंग करोगे टूटेगा, कदो एक खरीद के लाएंगे, जितना इसको ऐसे हल्का हल्का उठाओ टूट जाता है बार बार, हटाओ इस तरह एक लगाएंगे। सो इफ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स कैन बी रिप्लेस्ड विद ए सिंगल रजिस्टर, टूटेगा नहीं, मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं, सो दैट इट गिव्स सेम सर्किट करंट, जैसे यहाँ 2 दे रहा है, करके देख ये भी 2 ही दे रहा है, देन दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। बोलो बात समझ में आ गई, अभी समझ में आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, इसको लिखो तब तक समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब है इफ ए ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर को बदला जाएगा, रजिस्टर एक फिजिकल चीज है, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, रजिस्टर्स कैन बी रिप्लेस्ड विद अ सिंगल रजिस्टर which gives, तो क्या दे बोलो, same circuit current with same applied voltage, then it is called equivalent resistance, उसे तुल्यांक प्रतिरोध कहा जाएगा। Equivalent resistance, सही है। अब देखिए सर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी देखेंगे। अब देखो कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पर एक सेल लगाओ तो वो या 3 से कोई इशू नहीं, और यहाँ का मीटर भी कहीं लगा दो, कहीं लगा, ये मीटर। अच्छा, जो निगेटिव की तरफ है वो माइनस रखना, और जो पॉजिटिव की तरफ उसे क्या रखना, सही है। तो दैट इज यहाँ से जैसे हायर वोल्टेज से करंट गई तो हायर से लोअर, फिर यहाँ जाएगी तो हायर से लोअर प्लस टू माइनस जाएगा। अब ये देखो, ये क्या क्या इनकी वैल्यू थी, R1 R2 R3 है, तो और इसमें कुछ करंट भी फ्लो कर रही थी। हम चाहते हैं कि नहीं, इसको एक सिंगल से रिप्लेस करें। अगर मैं सिंगल से रिप्लेस कर दूं और मुझे वही करंट मिल जाए जैसी इसमें मिल रही है, तो मैं उसे क्या कहूँगा,
आर इक्विवेलेंट, क्या बोलूंगा? अब आर नहीं बोलूंगा उसको, क्या बोलूंगा? क्योंकि वो उनके तुल्यांक है, इक्विवेलेंट है। जबकि वो हमें कितनी करंट दे रहा है, वही करंट दे रहा है उसी वोल्टेज पर, तब कहा जाएगा भाई ये और ये तो सेम ही है। दिखने में तो कोई कहेगा हमें अंदर का क्या लेना देना है, वो जब वही इफेक्ट दे रही जो चीज वो तो सही हुई। समझ में आ गई बात की नहीं? दो चीज एक ही इफेक्ट दे तो क्या इक्विवेलेंट नहीं कही जाएगी? ठीक है। इफ ए सिंगल रजिस्टर रिप्लेसेस ए ग्रुप ऑफ रजिस्टर which gives the same current at same cell potential, then that resistor is called, ये इसके इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अगर तुमको समझ में आ गई है तो मुझे पूजा ये बता दो कि ये देखो मैंने सब कुछ लगा रखा है, यहाँ भी लगा रखा है, ये भी लगा रखा है और ये भी लगा रखा है, ये तीन तो मैंने वोल्ट मीटर लगा रखा है। तुमको सिर्फ मुझे ये बताना है 4 बार तुमको ओम्स लॉ लगाना है। और जबकि अभी थोड़ी देर पहले अंकुर राज ने बोल दिया था कि सर सब में फ्लो तो करंट ही करेगी, क्या करंट बदल जाएगी? सही है। इस पर जरा सोचो, इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है बताओ, पहले वाले में कितने बताओ? इस पर कितना है और इस पर कितना है? यहाँ तक ठीक है। करंट है आई, रेजिस्टेंस है R1 और पोटेंशियल ड्रॉप है V1। जरा तुम इस पे ओम्स लॉ तो लगाओ पूजा, बाय ओम्स लॉ इस पे लगाओ। 3 चीज तुमको दी है, बता दो। हाँ 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 सही है, ये अच्छा बताया। तो इन्होंने कहा V1 V इज इक्वल टू IR होता है, तो IR, यही चीज आपने बताया। समझ आ गई बात? V1 इज इक्वल टू IR1 और V2 क्या होगा बताओ? IR2 और V3 कितना होगा? IR। और यहाँ भी एक बार जरा ओम्स लॉ लगाओ। इसमें करंट फ्लो कर रही है I, वोल्टेज पूरा का पूरा इसी पे ड्रॉप हो रहा है, तो बोलो R इक्विवेलेंट पे भी लगाओ जरा। V इज इक्वल, ये क्या हो गया बोलो? V क्या है? इसी पे तो V ड्रॉप हो रहा है, पूरा ड्रॉप कितना है बता? इसी पे तो ड्रॉप होगा। तो V इज इक्वल टू I, करंट तो वही देगा, तभी तो उसका नाम पड़ा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो वही करंट दे तभी तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? IR इक्विवेलेंट, V इज इक्वल टू IR। फार्मूला वही है जो वही है, ये हमें नहीं पता, बट एक हमने रजिस्टर लगाया है, हम पूरा दिन लगे रहे, ये लगा के देखा, वो लगा के देखा, फिर एक मिनट अरे ये तो वही करंट दे रहा है, इसका मतलब ये सेम ही है। ये बस मैंने एनालॉजी के थ्रू पाया, ये ट्रायल एंड एरर। हमें हाँ वो मुझे नहीं पता फिर, क्योंकि अगर ये बोल देंगे तो आप पैरेलल में कहोगे कि सम ऑफ रेसिप्रोकल है, आर इक्विवेलेंट की तो वहाँ भी यही डेफिनेशन रहेगी। तो हम ये अगर लिख देंगे कि सम है तो फिर पैरेलल में मेरी बात गलत हो जाएगी, इसलिए हम ऐसा क्यों करें? फिर मिक्स में फिर और कुछ फार्मूला होगा। तो इक्विवेलेंस तो वही होता है, सही है कि नहीं? जो उन सबको हटा के लगाने पे वही इफेक्ट दे वो इक्विवेलेंट है, सही है। तो ये डेफिनेशन वही रहेगी चाहे हम कोई भी एक कॉम्बिनेशन करें। तो ये सम नहीं करें, बस वो if a group of register is replaced by single register which gives the same circuit current, जो हमको परिपथ में वही विद्युत धारा दे दे जबकि हमारा सीमांत विभव वही है, तो उस प्रतिरोध को तुल्यांक प्रतिरोध कहा जाएगा। बस सीधी सी बात है। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि नहीं? करंट हो सकता है सर एक मिनट पता कैसे आदित्य को देखना है, आगे की बात। उस लोगों को देखना सर, उन्हें देखा नहीं था अभी देखिए, इनको घर में देंगे, फिर ये प्रैक्टिकल करेंगे, तभी तो ग्रुप में भेजेंगे, सही है। आगे की बात, हाँ इसको नहीं देखा, अब आगे देखें। चलिए इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अच्छा, इसके पहले मैंने एक और चीज कही, लॉ, वो क्या था बताओ? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस, दैट इज लॉ ऑफ पोटेंशियल।
तुमको अगर ये पूछा जाए दैट इज डिड्यूस द फार्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर, यहां से शुरू करना, इतना कर देना बस। इतना तुम्हें समझ आ गया। अब ये चारों वैल्यू इसमें प्लेस करो, ठीक, जरा इसी में प्लेस कर दो। पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? v की जगह क्या रखेंगे बोलो? v की जगह आई आर इक्विवेलेंट, v1 की जगह क्या रखोगे? आई R1, v2 की जगह और v3 की जगह 3, सही है। आई कॉमन लो, दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा? उधर क्या आ जाएगा? आई से आई कटा, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस, कुछ लोग इसे RS भी कहते हैं, तो जैसा कहना चाहे वो कह सकता है। कहीं कहीं R इक्विवेलेंट चलता है, चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में RS कह देते हैं और पैरेलल में RP कह देते हैं, दोनों चलता है, सही है। तो क्या कहेंगे? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अब वंदना की बात आई जो कह रहे हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो इसमें देख लो, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में क्या होगा? जो तुल्यांक प्रतिरोध है वो उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। Let us write this in series combination, equivalent resistance is equal to sum of individual resistance। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास R1 2 ओम है, R2 कितना है? 4 ओम है, और R3 कितना है? 6 ओम। तो बोलो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 12 ओम। The equivalent resistance is greater than the greatest, सबसे बड़े से भी बड़ा होता है। पैरेलल में स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, अभी उसका भी बताएंगे, लेकिन अभी सीरीज का देखो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो सबसे बड़े से भी बड़ा है, तीनों को जोड़ के आएगा ना, तो बोलो क्या होगा? इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is greater than the greatest। अगला देखो, इसी पर आपको एक सवाल दिया गया है। तो ये जो मैंने आपको 11.14 इक्वेशन बता दिया, 11.14 देख लो, वैसे ही बिल्कुल है जैसे मैंने बताया है। एग्जाम्पल 11.7 देखिए, क्या दिया है? इलेक्ट्रिक लैंप है और लैंप दिया है कंडक्टर और 4 एम। लैंप है या बल्ब है, तो उसे कैसे दिखाया जाएगा? बल्ब को हमेशा ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, इसका ये कनेक्शन है ना। एक मीटर लगा दिया और कहीं पर भी ये मीटर सीरीज में लगा दिया। वोल्ट मीटर नहीं लगाया किसी पे, कोई बात नहीं। 4 ओम और लैंप कितना है? 20 ओम। करंट की भी डायरेक्शन दिखा दो, पोलैरिटी दिखा दो, इन सब में बिल्कुल आप सही रहें, अपनी तरफ से पंक्चुअल। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, इतना आपको डिटेल दिया है और ये भी दिया है कि ये टोटल है
जो हमारी बाजार में मिलने वाली सेल है वो 1.5 वोल्ट की होती, तो बोलो 4 सेल मिला के कितनी हुई? एक 1.5 की हुई तो 4 कितने की होंगी? 6 वोल्ट। तो देखो 4 है, 6 वोल्ट लिखा है, बाजार वाली 4 सेल लगा दी। आपसे पहला क्या पूछा जा रहा है? टोटल रेजिस्टेंस। अंकुर राज, पहला आपसे पूछा जा रहा है टोटल रेजिस्टेंस, तो आप कैसे निकालोगे? आई अपन आई अपॉन सही है। स्नेहा विष्णु अभी अपन है सही। ये इन्होंने ये फार्मूला लगा दिया, टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो क्या लगाएंगे बताओ कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो दैट इज 4 ओम प्लस 20 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका? दैट इज 24 ओम। वैसे नहीं, ये देखो अगर एक की लेंथ L है और दूसरे की लेंथ L1 है और L2 है, तो इन्हीं पे तो रेजिस्टेंस है। तो जब लेंथ ही जुड़ जाती है, 2 मीटर का 4 मीटर का तो जोड़ दो, वही तो रेजिस्टेंस ही है। लेंथ के हिसाब से रेजिस्टेंस बदलता है। 4 लेंथ जोड़ दो तो सबकी लेंथ जोड़ दो, वही रेजिस्टेंस है। सही कि नहीं? तो टोटल ऐसे लेंथ में भी तो जुड़ जाता है, अगर सीरियली जोड़ते चले जाओ तो ऐसे रेजिस्टेंस जुड़ गया। बोलो बात सही है? अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस तो राजश्री आ गया है, लेकिन अभी अगली भी बात पूछ रहा है। करंट थ्रू सर्किट, करंट थ्रू। राजश्री मुझे ये बताओ कि अगर तुमको इसके लिए बाजार से एक सिंगल रजिस्टर खरीदना पड़ जाए, मैं तुमसे कहूँगा कि 2 नहीं लेना है मुझे, क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा है, और कहूँगा कि एक खरीद के लाओ, तो तुम कितने का खरीद के लाओगे कि जिससे तुमको वही इफेक्ट दे या वही करंट दे? तो तुम कितने का लेके आओगे? न समझो। आयुषी आप बताओ, मान लो ये 2 हैं हमारे पास, मैं कहूँ नहीं मुझे 2 नहीं लगाना है, मुझे सिंगल कोई एक रजिस्टर ला के दे दो और मैं यही करंट पाना चाहता हूँ जो इसमें, वही करंट मुझे चाहिए। तो आप कितने का खरीद के लाएंगे? बोलो। 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट का इसलिए लाएंगे क्योंकि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सम ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वल होता है। तो 24 ओम का लगा दिया भाई, ये 4 है 20 है, यही चीज़ तो हम लोगों ने डिड्यूस की है कि अगर आपको रिप्लेस ही करना है तो आप रजिस्टर जोड़ दो, उनका कितना रेजिस्टेंस है उतने का खरीद के ले आओ, वो वही काम करेगा। यही चीज़ तो डिड्यूस की है। तो आप कितने का लेके आओगी? तो 24 ओम का आप ले आई हैं। अब इस पर आप ओम्स लॉ लगा दीजिए, यही RS है, R इक्विवेलेंट है, करंट I है और ये कितना है? 6 वोल्ट। आपसे सर्किट करंट ही तो पूछी गई, बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? तो आप क्या लगाएंगे करंट थ्रू द सर्किट के लिए? लिखो V इज इक्वल्स टू, ज्योत्सना बताओ क्या लिख दें? आप बोलो I तो लिख दिया, आगे तो बोलो। बहुत तेज बोलो से, ये तो बहुत तेज निकली, हमें तो अच्छा लगा है। R ना बोलो, IRS सही है? ठीक है। V इज इक्वल टू क्या बोलना है? यहाँ से देखो ना, V इज इक्वल टू IRS, सिंगल से रिप्लेस कर दिया, तो जो करंट तो वही होगी, जो इसमें आएगी वही इसमें आ जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस और सर्किट करंट सबको जोड़ के लिख दो। इससे समझ लो, इससे तुम्हें समझ में आ गया ना? सही है, वही चीज़ है। 2 रजिस्टर को एक सिंगल से रिप्लेस कर दिया, वो वही करंट देगा। इस पे ओम्स का बोलो IRS की क्या वैल्यू है? सारी वैल्यू प्लेस करो स्नेहा कुमारी, V की भी प्लेस करो, RS की भी प्लेस करो। हाँ बोलो। 6 I इंटू 24 हो गया। सही है, धीरे धीरे समझ में आएगा, 2 सवाल करेंगे समझ आ जाएगा, बहुत आसान चीज़ है। तो I कितना हो बताओ? 6 बाई 24 कितना होता है? तो 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। तो इसमें कितनी करंट हो गई बोलो? 0.25 एम्पियर हो गई। बोलो इस रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो करेगी वंदना, और इसमें कितनी फ्लो करेगी? सेम करेगी।
यानी इसमें भी 0.25 एम्पियर करेगी और इसमें भी कितनी करेगी 0.25। अच्छा आई को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है? तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप निकल सकता है और इस पे भी निकल सकता है। क्या आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताएंगे मन ही मन में कि इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? करो। यानी पोटेंशियल ड्रॉप मैं किस पे निकालना चाहता हूँ? दैट इज कंडक्टर। ये पहला वाला क्या है? ये है कंडक्टर और दूसरा क्या है? लैंप। तो आप मुझे बता दीजिए कि कंडक्टर पे कितने का ड्रॉप है। सिर्फ आपको आई से आर का मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने ऐसा किया। 1 आया। अच्छा मुझे ये भी बताओ कि लैंप पे कितने का ड्रॉप है, ये भी मल्टीप्लाई करना था। ये बता रही हैं कि इस पे 1 वोल्ट का ड्रॉप है, इस पे कितना बताया? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल्स टू सेल्फ पोटेंशियल? तुमने बहुत बड़ी चीज डिड्यूस कर ली। बड़ी बात है, देखो बातों ही बातों में इन्होंने मल्टीप्लाई किया, दैट इज IR1 तो V1 आ गया, IR2 किया तो V2 आ गया और फिर V1 प्लस V2 करके देखा क्या सेल्फ पोटेंशियल है। इसी चीज को इसके बाकी जो क्वेश्चन का पार्ट उसमें कवर किया। अब हम आगे देखें। आई तक तो तुम्हें समझ में आ गया कि कुछ नहीं करना है, टोटल रेजिस्टेंस RS निकाल लो और V इज इक्वल टू IRS कर लो। ग्रुप ऑफ है ना वो, उसका कंबाइंड इफेक्ट वही तो देगा। चलो अगली चीज देखो। नाउ नेक्स्ट इज देखिए तीसरा पार्ट देखिए, करंट थ्रू सर्किट पोटेंशियल ड्रॉप। सी पार्ट क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंडक्टर। तो V1 इज इक्वल्स टू IR1। स्नेहा बिश्नोई वैल्यू प्लेस करो, बोलो थोड़ा तेज बोलो। हाँ बोलो। ये यही नहीं समझ पा रही कंडक्टर क्या लैंप क्या, राशि आप करो ये तब से यही नहीं देख के बोलो। हाँ बोलो। हाँ 6 इज इक्वल, कोई बात नहीं आप बोलो आशीष। कोई बात नहीं आप बोलो, पूरी बात बोलो क्या लिखे यहाँ। V इज इक्वल टू हाई नहीं, दिव्या आप बोलो। I इज इक्वल टू, पलक बोलो। V1 इट इज इक्वल टू 0.25। अब पता है कुछ लोग 20 बता रहे हैं, उनको कंडक्टर और लैंप में ही समझ में नहीं आया। हाँ तो सही बोल पूरा बताया। तो ये कितना आ गया? 1 वोल्ट आ गया। अब क्या लिखे बोलिए? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लैंप। लैंप के लिए बोलिए दिव्या। V1 V2 कर बोलो। अभी हमने बनाया था ना, क्या बोलोगी? बोलो V2 बोलो ना। इस पे V1 का ड्रॉप, इस पे V2 का ड्रॉप और V1 प्लस V2 किसके इक्वल? V के इक्वल, यही तो है ना। लॉ ऑफ पोटेंशियल क्या है? V2 बोलो। बोलो V2 इज इक्वल टू, सही है। अब वैल्यू प्लेस करो। हाँ कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। इससे क्या पता चल रहा है? तो V1 इतना, तो V1 प्लस V2 कितना आया? 1 वोल्ट प्लस दैट इज 6 वोल्ट। और ये क्या हो गया? दैट इज सेल्फ पोटेंशियल। ये तुम्हारी बुक में भी लिखा है, चेक करो लास्ट में। ये हो गया, ठीक है ओके। तो ऐसा किया जा सकता है आपको। अब ये 6 वोल्ट जो सेल्फ पोटेंशियल है, जितना ड्रॉप है उतना जो लेके गया उतना खर्च कर दिया। ये क्या है? दैट इज ड्रॉप एट पोटेंशियल ड्रॉप एट इंडिविजुअल रजिस्टर और दिस इज सेल्फ पोटेंशियल। द पोटेंशियल ड्रॉप
sum of potential drop at individual resistor is equal to cell potential. That is sum of potential drop at individual resistor is equal to cell potential. अब देखो ये बात आपको बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखो इन टेस्ट का, वो आपसे करवाएंगे लेकिन थोड़ी सी मदद मैं करूंगा। एक तो आपसे डिडक्शन करवाऊंगा और एक क्वेश्चन नंबर 1 2 देखो। 1 में डायग्राम बनाने को कहा गया, 2 में उसका आंसर। थोड़ी हेल्प मैं करूंगा, थोड़ी आपसे, इसका इसी में मैं सिखा भी दूंगा। चलो अब देखो, पहले ये कहा गया है कि इसका डायग्राम बनाओ, तो आप अपनी अपनी कॉपी में पहले डायग्राम बनाओ। मैं चेक कर लूँगा। 3 रजिस्टर लिए गए, सारी लेवलिंग करो, सब पे वोल्ट मीटर 3 वोल्ट मीटर लगाओ, 1 अमीटर 4 तो इंस्ट्रूमेंट ही चाहिए। बेस बनाओ डायग्राम जैसे बनाएगा और सब पे सब कुछ डिटेल लिखो। इतना काम करो। ऐसे ही बनाओ, सारे डिटेल लिखो। इंटेस्ट क्वेश्चन निकालना। तीनों पे वोल्ट मीटर में प्लस माइनस भी दिखाइए, 1 मीटर लगाइए। वोल्ट मीटर दिखा थोड़ा ना। अब देखो क्या क्या बनाया है। दैट इज 5, 8 और 12 का है। वोल्ट मीटर नहीं होना। वोल्ट मीटर लगाओ जैसे करा था। 5 तो बोलो नहीं क्या लगाना होता है, मीटर लगाना पड़ेगा। वो ऐसे ही करना पड़ता है सीरीज कन्वर्शन, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ डायग्राम के आपको 3 नंबर दे रहा है। ठीक है, 3 सेल्स हैं क्रॉस एंड फ्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। नहीं बोला छोड़ दो। अब आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा सेल कितना है, कितने सेल हैं? 3 सेल 2 वोल्ट के, एक प्लग की लगा दो, ऐसे कर दो बस, ठीक है। मीटर लगवाया है कि नहीं? वो भी नहीं, अगले क्वेश्चन में लगवा रहा है। ठीक है, तो लगा देना, जैसा दिया वैसे लगा देना। अगले इतना आप क्वेश्चन लोगों ने में, बना दिया? अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो 5, 8 और 12, 5 ओम, 8 ओम और ये कितना है 12 ओम। इसे आप अपने मन से R1, R2 और R3 कर लें, इसे I कर लें, और इसमें 2 वोल्ट ईच है तो 2 वोल्ट ऐसे कर लें। यहाँ तक सही है? करंट का वो बदले। अब इस पे क्वेश्चन अगले में पूछा गया है, आपसे क्या क्या पूछा गया है। ये मीटर भी लगा दिया एंड ए वोल्ट मीटर 2 बीजर 12 ओम पर वोल्ट मीटर लगवाया है। लगा दो आप भी, लिखा है कि नहीं अगले क्वेश्चन में? वोल्ट मीटर जैसा कहा वैसे कर दिया। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, What would be the readings in एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले रीडिंग निकालने के लिए एमीटर में
आपका पहला स्टेप है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, जैसे उसमें किया। तो रीडिंग के लिए फाइंड रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ऐसा पूछा गया। तो पहले क्या करोगी, देखो RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेया बताओ इसका टोटल कितना होगा, सीरीज रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 25 सही है। दैट इज 5 प्लस 8 प्लस 12 दैट इज 25 ओम। अब श्रेया आगे क्या करूं, हमको ही पता चल गया कि इतना रेजिस्टेंस इस सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस तो पता चल गया ना आपको। अब क्या करोगी, सही है, क्योंकि ये पूरे का तुमको रेजिस्टेंस पता चल गया। कितना पता चल गया, 25 ओम है। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इतना, पूरे सर्किट का ये सेल्फ पोटेंशियल कितना है, V 6 वोल्ट। तो V कितना है, 6 वोल्ट। I कितनी है पता नहीं, यहाँ तक सही है। तो यूजिंग ओम्स लॉ, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया है। तो क्या लिखोगी, यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो निष्ठा क्या लिखें, I याद लिखो, IRS लिखो, I वैल्यू प्लेस करिए। वन का क्या I इंटू 25, तो I कितना हो गया, 6/25। 6/25 कितना होता है, 0.24 एम्पियर। तो हमें सर्किट करंट पता चल गई, सब में यही फ्लो करेगी। सर्किट करंट के पता होने के बाद राशि मुझे ये बता दो कि मैं 12 वोल्ट पे ड्रॉप कैसे निकालूं। 12 ओम पे ड्रॉप पूछ रहा है, ये कैसे, देखो दैट इज ड्रॉप एट 12 वोल्ट। तो लिखो V3 इज इक्वल्स टू IR3। इस पे V1 मान लो, इस पे क्या मानोगे, V2, और इस पर ड्रॉप कितना मानोगे, मान लो इसे थर्ड मान लिया। वैल्यू प्लेस करिए राशि। इंटू तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 12 दूनी 2.88 वोल्ट। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। वैसे तीनों का अलग अलग भी निकालेंगे तो 6 ही आ जाएगा, सही है। सबका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। तुमने 3 दुकानों पे कितना खर्च किया, जितना जेब से लेके घर से लेके गई, उससे ज्यादा तो नहीं खर्च करोगे ना, सही है। अब तुमको एक काम करना है कि डिड्यूस द फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। और दूसरा सवाल, ये 2 काम करो। 12 ओम सही है। पहला काम क्या करोगे बोलो, डिड्यूस द फार्मूला। किसके लिए फार्मूला बोलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। और यहाँ पे क्या लिख देना, रीडिंग ऑफ एमीटर इज 0.24 एम्पियर एंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 2.88 वोल्ट। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या लिखोगी, रीडिंग ऑफ एमीटर इज 0.24 एम्पियर और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 2.88। इस सवाल का आपको यही पार्ट करना है। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इतना कर दो, 10 मिनट में हो जाएगा। चलो ये लीजिए, वोल्ट लिखो।
जब आप रिड्यूस करेंगे तो उसका एक डायग्राम भी बनेगा, उसी डायग्राम में सारी चीज़ें